अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 167 बदनामी का जश्न। लैला कबीर और रूही के साथ जब इवेंट में पहुंची तो वहां पहले से ही काफी भीड़ इकट्ठा थी। जैसे ही लैला ने स्टेज पर कदम रखा, पब्लिक का जोश देखते ही बनता था। तालियां, हूटिंग और सीटियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा था। ये सब देखकर रूही तो रूही, लैला तक को नर्वसनेस महसूस हो रही थी। उसने खुद को काफी मुश्किल से संभाल रखा था। तभी लैला ने देखा कि रूही कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगी थी। ये महसूस होते ही उसने एक नजर प्यार से रूही की तरफ देखा और फिर उसका हाथ थामते हुए धीरे से पूछा, डर लग रहा है? रूही ने रुआसी आंखों पर ढकी पलकों को झपकाते हुए हाँ में सिर हिलाया। ये सुनकर लैला ने प्यार से उसके हाथों पर थपथपाते हुए कहा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन अब जब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ी देर बैठ ही जाते हैं ना। बस थोड़ी ही देर की तो बात है। अगर थोड़ी देर के बाद भी आपकी तबीयत सही नहीं लगी तो मैं आपको मैनेजर अंकल के साथ कार में भेज दूंगी। ओके, चलेगा? रह सकती हो ना थोड़ी देर? रूही ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो कंफ्यूज सी यूं ही खामोश खड़ी रह गई। तब लैला ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, बस 10 मिनट की बात है रूही, सिर्फ 10 मिनट। कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्डअप हुआ करते हैं जब हम अपने डर से भागते नहीं हैं बल्कि उसका सामना करते हैं। और वैसे भी आपको डरने की क्या जरूरत है? हम सब हैं ना यहाँ पर, इसलिए थोड़ी देर रुककर देखते हैं। लैला के समझाने में कुछ ऐसा असर था कि रूही मना नहीं कर सकी। लैला ने उसका हाथ थामा और उसे वहीं स्टेज पर लगी हुई कुछ कुर्सियों के बीच ले जाकर बिठा दिया और खुद कबीर के बगल में आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में वहां के लोकल लीडर्स के बाद माइक पहले कबीर के सुपुर्द कर दिया गया। कबीर कुर्ते पर पड़ी सलवटें ठीक करते हुए माइक के सामने आ खड़ा हुआ। उसके बाद जब उसने कहना शुरू किया तो सब उसकी बातें गौर से सुनते जा रहे थे। तालियां और सीटियां लगातार पड़ रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब उसे वाकई में सुनना चाहते हैं। स्टेज पर बैठी हुई लैला की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जैसे जैसे कबीर अपनी बात खत्म करता जा रहा था, वैसे वैसे उसे ये डर सता रहा था कि पता नहीं वो सही से कुछ बोल भी पाएगी या नहीं। जितनी देर भी कबीर बोलता रहा, उतनी देर तक लैला बस यही सोचती रह गई। और जब फाइनली कबीर अपनी बातें खत्म करके अपनी चेयर पर आकर बैठा, उसके बाद लोगों का जोश देखते ही बनता था। उसके बाद अनाउंसर ने लैला का नाम पुकारा। लैला की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो चुकी थीं। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की और एक नजर रूही की तरफ देखा। उसे ये देखकर खुशी हुई कि रूही के चेहरे पर अब पहले की तरह घबराहट नहीं थी। रूही ने उसे अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो मुस्कुराकर बोली, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से बोलना दी। जवाब में लैला भी मुस्कुराकर हामी भरते हुए माइक की तरफ बढ़ गई। माइक के पास आकर लैला ने जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश की, वैसे ही तालियों और सीटियों की आवाज फिर से तेज होने लगी। लैला बार बार कुछ बोलने की कोशिश करती, लेकिन हर बार भीड़ की आवाज उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देती। लैला ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए बोलना शुरू किया, आज हम लोग इस मंच पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं। अभी लैला ने इतना सा ही कहा था कि भीड़ की आवाज और तेज होती चली गई। तभी स्टेज के सामने से ही किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे मैडम, आप तो बस 2-4 ठुमके लगा दो, वोट देंगे सारे लोग। लैला के कानों में जैसे ही ये बात पड़ी, बेइज्जती से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसे अपनी कनपट्टियां सुलगती हुई सी महसूस हुई। लेकिन ये वक्त वही वक्त था जहां लैला को अपना आप साबित करना था। उसके कानों में कबीर की बातें गूंज उठी, तुम ये देखो कि पब्लिक को ऐसा लगे कि वो तुम्हें देखने नहीं बल्कि सुनने भी आए हैं। उसके लिए तुम क्या करना चाहती हो? ये ख्याल आते ही जैसे एक बार फिर से लैला को अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी होती हुई महसूस हुई। उसने खुद को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली और फिर माइक थामकर पूरे जोश से बोली, अभी अभी यहाँ भीड़ में से एक आवाज आई कि मैडम आप 2-4 ठुमके लगा दो, वोट देंगे सारे लोग।
तो बस यही सोच बदलने के लिए मैं आज आप सबके सामने चंद्रा साहब के कैंपेन के लिए हाजिर हुई हूँ। हाँ, मैं एक फिल्म एक्ट्रेस हूँ, लेकिन हूँ मैं भी एक लड़की ही। और मुझे इस नजरिए को तोड़ना है कि लड़की है तो सिर्फ घर के लोगों की सेवा करेगी या फिर बाहर मनोरंजन करेगी। लैला की ये बात सुनकर पब्लिक में काफी हद तक खामोशी छा गई थी। लैला ने ये रिस्पॉन्स देखकर कुछ सुकून की सांस ली और आगे बोली, लड़कियां सिर्फ इतने के लिए ही नहीं है, उन्हें भी खुद को मजबूत बनाने का हक है। सोचिए, आधी आबादी अपने गांव, समाज, कस्बे और देश के लिए कितना बड़ा संसाधन बन सकती है, और उन्हें हमने कहां एक कोने में दबा रखा है। दुनिया बदल रही है और हमें अगर दुनिया के कदमों से कदम मिलाना है तो आधी आबादी को अपने बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश करनी होगी। और इसी दिशा में चंद्रा साहब इस इलेक्शन में कई मुद्दों के साथ एक मुद्दा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए साथ लेकर चल रहे हैं। और नए जमाने की सोच को समाज में ढालने के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि इस चुनाव में चंद्रा साहब को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। कहते हुए लैला ने हाथ जोड़ते हुए माइक छोड़ा और अपनी चेयर की तरफ बढ़ गई। उसने देखा कि रूही उसके आते आते उठ खड़ी हुई और एकदम से पूरे जोश के साथ क्लैपिंग करने लगी। और फिर स्टेज पर बैठे बाकी लोग भी रूही का साथ देने के लिए उठ खड़े हुए। फिर क्या था, ये तालियों की लहर स्टेज के नीचे मौजूद भारी भीड़ तक भी जा पहुंची। फिर तालियों और सीटियों का ऐसा शोर उठा जिसने लैला को पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। पब्लिक इस अंदाज में लैला के लिए क्लैपिंग कर रही थी कि लैला ने सोचा भी नहीं था कि उसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके होठों पर अपने आप ही एक खूबसूरत सी स्माइल बिखर गई। सुजॉय जब घर वापस आया तो लतिका जी भी ठीक उसी वक्त अपने कमरे से निकले। उन्होंने सुजॉय पर नजर पड़ते ही कहा, कल तू जेनी से मिलने गया था, तूने बताया नहीं कि जेनी ने क्या कहा? लतिका जी के सवाल पर उसने कहा, हाँ, मैं गया था कल जेनी के यहाँ, और पता है माँ, मेरा शक सही निकला। जेनी वहां सुधांशु और उसकी वाइफ के साथ बैठकर मेरी बदनामी का जश्न मना रही थी। ये सुनते ही लतिका जी ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, ओह गॉड, क्या वाकई जेनी ने सुधांशु को एक खबर दी? लेकिन क्यों? आखिर वो लड़की तेरे साथ गेम क्यों खेलना चाह रही है? सुजॉय ने जब लतिका जी के मुंह से अपने फेवर में बातें सुनी तो उसे कुछ हैरानी हुई, लेकिन साथ ही वो खुश भी था कि आखिरकार वो जेनी के लिए माँ का रवैया बदलने में कामयाब हो गया था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे ये सब कुछ नहीं पता माँ, मैं तो वहां पहुंचा था तो वो लोग वहां मौजूद थे। तो फिर क्या उसने तुम्हारे सामने एक्सेप्ट किया कि उसने ही सुधांशु को वो खबर दी है? लतिका जी ने कहा तो सुजॉय ने जवाब में उन्हें वहां होने वाली सारी बातें बता दी। तब लतिका जी ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है बेटा तुझे गलत फहमी हुई हो सकता है दोनों वाकई एक दूसरे के दोस्त ही हों। ये सुनकर सुजॉय ने कुछ मायूसी से उनका चेहरा देखा और फिर बोला, मेरी सिक्स सेंस कभी मुझे गलत इंट्यूशन नहीं देती है माँ, और वो यही कहती है कि जेनी ने ही ये खबर लीक की है। लतिका जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, मैं इसीलिए कह रही थी कि तू उससे बात कर ले, कम से कम पता तो चलता कि वो लड़की आखिर चाहती क्या है और ये सब क्यों कर रही है। अगर तू पहले ही उससे बात कर लेता ना तो कम से कम आज ये नौबत नहीं आती। तब सुजॉय ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में वो जैसे खुद से ही कह रहा था, मुझे बस ये पता करना है कि अगर जेनी ये सब झूठ बोल रही है तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। सोचते हुए सुजॉय के चेहरे पर फिक्र की लकीरें छा गई थीं। लैला जब कबीर और रूही के साथ वापस फार्म हाउस पर लौटी तो अच्छी खासी शाम घिराई थी। फ्रेश होकर वो लोग बैठे ही थे कि तभी मंगरू काका ने नाश्ते की ट्रे लाकर रखी और कहा, आप लोग कल के लिए क्या खाना पसंद करेंगे वो अभी बता दीजिए, मैं किचन वालों को बता दूंगा, क्योंकि कल कुछ काम की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। तब तक रूही ने ट्रे पर नजर डाली तो उसमें अपनी पसंद की ढेर सारी चीजें देखकर एकदम से खुश हो गई। उसने झपट कर एक के बाद एक चीजें उठाते हुए कहा, काका
आपने ना मेरी जिंदगी में कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कम से कम खाने पीने के मामले में तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मम्मा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरे पास नहीं है। रूही की बातों में मासूमियत थी। उसकी बातें सुनकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि वहीं ये बात सुनकर लैला के दिल में एक अजीब सी हुक सी उठी। उसे बरबस ही रूही पर प्यार सा आ गया और साथ ही अपनी कम नसीबी भी दुखी कर गई। उसने आंखों ही आंखों में रूही को दुलारते हुए खुद से कहा, एक ये लड़की है जो अपनी माँ के जाने के बाद भी उसे खुद में और अपने आसपास के लोगों में जिंदा रखे हुए है, और एक मैं बदनसीब हूँ। माँ के रहते हुए भी उनके पास जाना तो दूर, उनका नाम तक नहीं ले सकती। तभी कबीर ने ट्रे से कुछ बिस्किट उठाते हुए कहा, वैसे कल क्या है काका, जो आप गेस्ट को छोड़कर छुट्टियां करने जा रहे हो? तब मंगरू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, वो दरअसल शहर से मेरा बड़ा लड़का और भतीजा आने वाला है। भतीजा काफी दिनों बाद आ रहा है, इसीलिए सोचा कि एक दिन की छुट्टी ले लूं। कबीर ने ओके कहा और एक बार फिर कुछ स्नैक्स ट्रे से उठा लिए। तभी बाहर से कुछ चीखने की आवाज आई। लैला ने चौंक कर पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है मंगरू काका? तब मंगरू ने लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया, अरे वो शायद एक पगली औरत है, इधर फार्म हाउस पर अक्सर आ जाती है, ऐसे ठीक रहती है, लेकिन पता नहीं चलता कब इसका माथा घूम जाए। वॉचमैन ने भगाया होगा, इसीलिए चीख चिल्ला रही होगी। मंगरू काका के मुंह से पूरी बात सुनकर फिर सब सहज होकर स्नैक्स खाने लगे थे, लेकिन न जाने क्यों उस पगली का जिक्र सुनकर लैला एकदम से बेचैन हो गई। उसे एकदम से ध्यान आया, पगली माई, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? यहाँ आने से पहले सोचा था कि किसी भी तरह उनकी परेशानी को हल कर दूंगी, लेकिन कैसे एकदम से भूल गई मैं। लेकिन अब यहाँ से मैं इतनी जल्दी क्या ही कर सकती हूँ? अब जब तक बंबई नहीं पहुंच जाती तब तक तो कम से कम मुझे इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब सोचते हुए बरबस ही उसका ध्यान सुजॉय पर चला गया। वहां सिर्फ वही एक आदमी है जो इस मामले में मेरे इतने दूर होते हुए भी मेरी मदद कर सकता है। यही सोचते हुए वो कबीर और रूही से एक्सक्यूज करते हुए वहां से उठ गई। अपने कमरे में आकर उसने जल्दी से ऑपरेटर से कहकर सुजॉय को कॉल लगवाया। उधर से हेलो बोलते ही ऑपरेटर ने लैला से कनेक्ट किया। तब लैला ने कहा, हेलो सुजॉय साहब, मैं लैला। लैला का नाम सुनकर सुजॉय तो जैसे एकदम से चौंक सा गया। पूरे 2 दिन हो गए थे उसकी आवाज सुने हुए, और सुजॉय को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कितनी सदियां गुजार दी हैं लैला से बगैर बात किए। लेकिन साथ ही उसे ये बात अजीब भी लग रही थी कि लैला ने उसे कॉल किया था, क्योंकि आखिरी बार जब वो लोग अलग हुए थे तब लैला जेनी को लेकर काफी गुस्से में थी। फिर आखिर उसने शिमला से मुझे फोन क्यों किया? सुजॉय ने ये सोचते हुए जल्दी से जवाब दिया, हाँ लैला बोलो ना। तब लैला ने कहा, आपको वो चौराहे वाली पगली माई याद है ना? लैला को ये जानकर खुशी हुई कि सुजॉय ने एकदम झट से उसकी बात समझते हुए कहा, हाँ मुझे वो याद है अच्छी तरह से। तब लैला ने आगे कहा, एक्चुअली उनके बारे में जानकर मेरे मन में एक ख्याल आया था, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पगली माई को किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें? लैला का ख्याल सुनते ही सुजॉय कुछ पलों के लिए तो जैसे खामोश हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, आज तक न जाने कितने ही लोगों ने उन पागल माई को देखा होगा और उनकी मदद भी की होगी, लेकिन आज तक किसी ने भी ये नहीं सोचा, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं। कहकर वो कुछ देर खामोश रहा और फिर धीरे से बोला, तुम्हारा इरादा वाकई बहुत इम्प्रेसिव है लैला, लेकिन यहाँ 2 तरह की बातें हैं। एक तो सरकारी पागल खाने की हालत किसी से छुपी नहीं है, वहाँ एक बार पेशेंट गए तो वापस मरकर ही लौट पाते हैं। दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट असाइलम्स भी हैं, जिनमें माई का इलाज तो ठीक से हो जाएगा, लेकिन वहाँ की फीस थोड़ी ज्यादा होगी। कहकर वो कुछ ठिठक सा गया। तब लैला ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर उन कुछ पैसों की एवज में पगली माई ठीक हो जाती है तो मुझे नहीं लगता ये घाटे का सौदा है। सुजॉय ने धीरे से कहा,
बाकी के डिटेल्स पता करवाता हूँ। इतना कहकर दोनों चुप से हो गए। फोन पर उनकी सांसों के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। गलत फहमियों की डोर से बंध गए दो दिलों के बीच जमी बर्फ की परतें जैसे पिघलने लगी थीं। तब लैला ने जल्दी से कहा, ठीक है, जैसे ये काम हो जाए आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं रखती हूं अब। कहकर वो कॉल कट करने के लिए हाथ बढ़ाने को हुई। ठीक उसी पल सुजॉय ने पूछा, हेलो लैला, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लैला का दिल चाहा कि ना बोलकर एकदम से कॉल कट कर दे, लेकिन अजाने क्यों वो ऐसा कर नहीं सकी। उसके गुस्से से सुजॉय के एहसानों का बोझ ज्यादा बड़ा था, इसीलिए उसने धीरे से कहा, जी पूछिए। सुजॉय ने धीमे अंदाज में कहा, वापस कब तक लौटोगी? उसका सवाल सुनकर लैला का दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। उस लहजे में क्या कुछ नहीं था, प्यार, मनुहार, शर्मिंदगी, झिझक और थोड़ा सा यूं नाराज होकर दूर चले जाने पर गुस्सा भी। लैला को अचानक से लगने लगा जैसे कि उसने सुजॉय को जेनी की वजह से कुछ ज्यादा ही कड़ी सजा दे दी हो। उसने धीरे से जवाब दिया, क्यों? क्या आप मेरे लौट आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या पगली माई के बहाने से की गई ये बात लैला और सुजॉय के बीच उपजी नाराजगी को दूर करके एक बार फिर से उन्हें कर देगी करीब? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।